हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे होता है, तो आप लोग 5 बजे हमसे जुड़ के लाइव यहाँ पे टेस्ट अपना दे सकते हैं। और आज के इस वीडियो में सभी विषयों का यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। और आपके लिए अब टेस्ट देना बहुत ही जरूरी हो चुका है, टेस्ट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो जो बच्चा अभी से ही तैयारी में अपना लग जाएगा वो 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला पाएगा। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं आज से ही अपना यहाँ पे तैयारी कीजिए, तैयारी में लग जाइए और रोज सुबह यहाँ पे 5 बजे आइए, उठिए और यहाँ पे अपना लाइव टेस्ट जरूर दीजिए। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है प्रतिफल, सी ऑप्शन है पदार्थ, डी ऑप्शन है गैंग। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो उसे अभिकारक बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिफल किसे बोलते हैं, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे प्रतिफल बोला जाता है। और गैंग किसे कहते हैं, तो जो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसे ही गैंग बोला जाता है। तो ये तीनों प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये तीनों प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। जो प्रकाश है वो किसका रूप है आपको बताना है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश है वो किसका रूप है आपको बताना है। तो जो प्रकाश है वो ऊर्जा का रूप है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये भी प्रश्न पूछ लिया है कि प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है, तो लोहे को कहा जाता है। और लोहे को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उद्योगों की ये क्या है, जननी है। जो उद्योग का निर्माण होता है वो किससे निर्माण होता है, या मशीनों का निर्माण होता है तो किससे निर्माण होता है, तो यहाँ लोहे से ही निर्माण होता है। इसीलिए आधुनिक सभ्यता का जो ऋण है वो लोहे को माना जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण का उपाय है। इसमें आपको बताना है कि वन संरक्षण का उपाय कौन कौन सा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे नए वृक्षारोपण, तो बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है यहाँ पे वनों की कटाई पे रोक, तो बिल्कुल सही बात है। अगर वन को बचाना है तो वनों की यहाँ पे कटाई पे रोक भी लगाना पड़ेगा और नया यहाँ पे वन भी लगाना पड़ेगा। सी ऑप्शन है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि पर रोक, तो बिल्कुल जितना ही ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या होगा उतने पेड़ लोग ज्यादा काटेंगे, तो जितना कम जनसंख्या होगा उतना पेड़ कम कटेगा, तो इसीलिए जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगना चाहिए। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, वन संरक्षण का उपाय है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। आघातवर्ध धातु यानी जिसे पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे पीतल। तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, तो वो सोना है। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चांदी होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है,
तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, डी ऑप्शन यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और 30 प्रश्न आप लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। और यहाँ पे देखिए 30 प्रश्न सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमें आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का यहाँ पे सही जवाब दिए हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। जो काली मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए उपयोगी होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है यहाँ पे एक। तो यहाँ पे देखिए काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए यहाँ पे उपयोगी होती है, यानी कपास इस मिट्टी पे सबसे अधिक होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर जिन बच्चों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे क्लास करना है तो वो 12 बजे दिन में चलता है, रोज चलता है, तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सब्जेक्टिव आप नहीं कराते हैं, तो सब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए 12 बजे दिन में क्लास चलता है, तो आप लोग सब्जेक्टिव देख लीजिएगा। और 8 बजे रात में यहाँ पे क्रैश कोर्स बिल्कुल शुरू से पढ़ाई हो रहा है। तो अगर आपका तैयारी नहीं हो पाया है बढ़िया से, तो यहाँ पे आप लोग 8 बजे हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। रात में रोज ये क्लास चलता है, जो क्लास यहाँ पे 12 बजे वाला 8 बजे वाला ये रोज क्लास चलता है। जैसे टेस्ट यहाँ पे 5 बजे सुबह में चलता है, तो यहाँ पे जैसे चलता है सुबह में रोज, वैसे ही यहाँ पे 8 बजे वाला और 12 बजे वाला भी क्लास चलता है, रोज चलता है। तो 12 बजे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और 8 बजे क्या होता है, क्रैश कोर्स बिल्कुल शुरू से पढ़ाई हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे 8 बजे हमसे लाइव जुड़ के एकदम बिल्कुल शुरू से अपना फिर से तैयारी कर सकते हैं, अगर किसी कारणवश आपकी तैयारी नहीं हो पाया है तो। आइए और इसमें देख लीजिए यहाँ पे जो गेहूं है, गेहूं कौन सा फसल है ये भी पूछता है। तो गेहूं यहाँ पे रबी फसल है, और जो चावल है वो कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। तो ये यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। इसमें से आपको पहचानना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। ए ऑप्शन यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर, बी ऑप्शन है यहाँ पे साइन आर बटा कॉस आई, सी ऑप्शन है यहाँ पे साइन आई प्लस साइन आर, डी ऑप्शन है यहाँ पे साइन आर माइनस साइन आई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा होता है। तो स्नेल का नियम का गणितीय रूप यहाँ पे होता है साइन आई बटा साइन आर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है आप देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अपना वायुमंडल है उसमें CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.03% पाई जाती है। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो जो नाइट्रोजन गैस होता है वो 78% पाया जाता है, जो सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, और ऑक्सीजन गैस का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो श्वसन लेने में करते हैं। और ऑक्सीजन गैस कितना पाया जाता है पृथ्वी पे, तो 21% यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी पाया जाता है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है इस प्रश्न के साथ साथ, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कौन प्रश्न पूछ सकता है ये किसी को पता नहीं है, इसीलिए आप लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पे याद रखिएगा। तो कोई भी प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो उसका जवाब आप लोग चुटकियों में दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। जो अपना रक्त होता है वो किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन है प्लाज्मा, डी ऑप्शन है यहाँ पे लसिका। तो जो यहाँ पे रक्त होता है वो किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण से हमारा खून लाल दिखाई देता है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें Fe यानी यहाँ पे लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और प्लेटलेट्स किसका कार्य करता है, तो जब हमारी उंगलियां कट जाती हैं वहां से खून निकलने लगता है, तो 1-2 मिनट के बाद वहां पे क्लोटिंग होना शुरू हो जाता है, यानी वहां पे रक्त का थक्का जमने का कार्य शुरू हो जाता है। वही रक्त के थक्का कौन बनाता है, तो प्लेटलेट्स बनाता है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, इसको पहचानना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पदार्थ क्या हो रहा है, टूटकर दो अलग अलग पदार्थ बन रहा है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। टूट कर क्या हो रहा है, दो अलग, एक पदार्थ टूट रहा है और दो पदार्थ का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो यानी जब टूटने का यहाँ पे अभिक्रिया होता है, जो टूटता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसे भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। इसमें से आपको पता करना है कि कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है। तो कोयले का सबसे अच्छा किस्म देखने से पहले यहाँ पे देखिए कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। और कोयले भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होते हैं, तो कोयला सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है, तो जो अपना झारखंड राज्य है वहाँ पे कोयला सबसे अधिक होता है। जो बिहार के बगल वाला जो राज्य है झारखंड, वहाँ पे कोयला सबसे अधिक होता है। और यहाँ पे देखिए कोयला 4 प्रकार के होता है। जो पहला होता है वो एंथ्रोसाइड, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा यहाँ पे लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। तो ये 4 कोयले के ये प्रकार हैं। और इसमें से सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है, जो प्रश्न यहाँ पे पूछा है, तो सबसे अच्छा किस्म कोयला कौन सा होता है, एंथ्रोसाइड होता है। और सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है, यहाँ पे पीट वाला कोयला सबसे बेकार होता है। तो ये भी प्रश्न आपको साथ साथ जितना हम आपको बताते हैं वो भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है शीशा में। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। और निर्वात में ये भी पूछता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। और प्रकाश किस तरह गति करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में गति करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। जो मानव का हृदय होता है उसके कितने भाग पाए जाते हैं आपको यहीं पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो मानव हृदय के कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में यहाँ पे 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। यहाँ पे बताना है जो जिन शब्द है उसका प्रस्तावना किसने किया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे वाटसन, बी ऑप्शन है मेंडल, सी ऑप्शन है यहाँ पे न्यूटन, डी ऑप्शन है यहाँ पे जॉनसन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पूरा 30 प्रश्न आपको देखना है और 30 प्रश्न सोल्व करना है, आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है। और जितना भी आपसे सॉल्व हो बढ़िया से आप लोग उसका जवाब दे रहे हैं उसको आप लोग गिन के रखिए और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सर हम 30 प्रश्नों में से इतना हमने सही किया है। तो यहाँ पे देखिए जिन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था, तो ये जॉनसन ने किया था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, जिस वस्तु का आप यहाँ पे अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या बोला जाता है, तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग प्रदीप्त बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया सूर्य, ये सभी क्या हो गए, इनका अपना खुद का प्रकाश होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रदीप्त बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अदीप्त बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मिट्टी हो गया, पृथ्वी हो गया, दीवार हो गया, ये सभी क्या है, अदीप्त यहाँ पे वस्तु हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्र
की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46। अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी, और जो यहाँ पे 22 जोड़ी होते हैं वो सेम होते हैं। जो 22 जोड़ी सेम होते हैं यानी एक ही जैसे होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे ऑटोसोम बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और 23वां जोड़ी गुणसूत्र भिन्न भिन्न होता है। पुरुषों में 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है XY, और यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं उसमें क्या होता है XX होता है। तो ये भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो लोहा ऑक्सीजन के साथ संयोग करके लौह ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। जो लक्ष्मी हैं वो किसे वर्ण करती हैं। ए ऑप्शन है उद्योगी को, बी ऑप्शन है कामचोर को, सी ऑप्शन है लोभी को, डी ऑप्शन है यहाँ पे डाकू को। तो लक्ष्मी कभी डाकू को वर्ण नहीं करेंगी, लोभी को भी नहीं करेंगी, कामचोर को भी नहीं करेंगी। जब भी करेंगी वर्ण वो किसे करेंगी, उद्योगी पुरुष को वो करेंगे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। यहाँ पे देखिए पानी से भरी हुई बाल्टी में हम छड़ रखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, मुड़ा हुआ या टूटा हुआ ऐसे प्रतीत होता है। तो वो किसके कारण से यहाँ पे दिखाई देता है। ए ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का यहाँ पे परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश का विवर्तन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण से होता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपना पथ से विचलित हो जाती हैं, और यही कारण है कि जो छड़ी है पानी से भरी हुई बाल्टी में जो छड़ी है वो कैसी दिखाई देती है, तो टूटी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। जो सोडियम होता है वो अत्यंत क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सोडियम होता है यहाँ पे उसको किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे वाष्प न बन जाए, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने से बचाने के लिए, डी ऑप्शन है पिघल ना जाए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सोडियम होता है उसको कहाँ पे डुबा के रखा जाता है। तो सोडियम को यहाँ पे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया न कर पाए। अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में भी आता है तो ये जलना शुरू कर देता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, कर्ण किस देश के राजा थे। जो कर्ण थे वो किस देश के राजा थे आपको बताना है। ए ऑप्शन है अंग देश के राजा थे, बी ऑप्शन है बंग देश के राजा थे, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश के राजा थे, डी ऑप्शन यहाँ पे मगध के राजा थे। तो जो कर्ण थे वो किस देश के राजा थे। तो कर्ण यहाँ पे अंग देश के राजा थे, और अंग प्रांत कहाँ पे आता था। तो यहाँ पे ये बिहार वाले क्षेत्र में आता था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कर्ण थे वो बहुत ही दानशील आदमी थे, और इनके पास जन्म से ही क्या था, कवच कुंडल था। और जो कर्ण थे वो किसके पुत्र थे, तो सूर्य के पुत्र थे। और यहाँ पे देखिए जो कर्ण थे उनकी माता के नाम क्या था, तो कुंती था। तो ये भी सब आपको याद रखना है। एक प्रश्नों में से कई प्रश्न होते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जब आप याद रखिएगा ये सभी प्रश्न, तो बोर्ड में आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप उसे आसानी से याद यहाँ पे बता सकते हैं और वहां पे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। जो सोडियम होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है यहाँ पे 13, सी ऑप्शन है यहाँ पे 14, डी ऑप्शन है यहाँ पे 16। तो सोडियम जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोडियम हो गया, लोहा हो गया, इसका यहाँ पे बार बार परमाणु संख्या बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का यहाँ पे परमाणु संख्या पूछा है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। और सोडियम का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे Na होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और लोहा का क्या होता है, तो Fe यानी फेरस। और लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दो एक ऐसे यहाँ पे एक सोडियम और एक यहाँ पे लोहा,
काफी बार ये प्रश्न पूछ चुका है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर ये प्रश्न आएगा तो आप लोग आसानी से इसका जवाब आप लोग जरूर दे दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है आप देखिए 24 नंबर प्रश्न है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 20 डिग्री, डी ऑप्शन है यहाँ पे 90 डिग्री। यदि आपतन कोण यहाँ पे 60 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपतन कोण होता है वो अपवर्तन कोण, जो आपतन कोण होता है वो अपवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है एकदम। तो जब यहाँ पे देखिए आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो अपवर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 60 ही डिग्री का होगा, क्योंकि आपतन कोण और अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जो यहाँ पे देखिए जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपतन कोण अगर 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर, काफी ही महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। जो स्वामी दयानंद थे उनके बचपन का नाम क्या था, आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे शंकर, बी ऑप्शन है यहाँ पे शिव शंकर, सी ऑप्शन है मूल शंकर, डी ऑप्शन है यहाँ पे उमा शंकर। और स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। और किस गांव में हुआ था, गुजरात के तो टंकारा गांव में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, यहाँ पे मूल शंकर था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा है कि साधारण नमक का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे NaCl, बी ऑप्शन है MgCl2, सी ऑप्शन है यहाँ पे MgCl2, डी ऑप्शन है यहाँ पे Na2SO4। तो यहाँ पे देखिए नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक या साधारण नमक, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। जो लक्ष्मण था उसके पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन यहाँ पे लक्ष्मी, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है यहाँ पे अंबिका, डी ऑप्शन है यहाँ पे ललिता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मी था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, असहिष्णुता कौन पैदा करता है। जो असहिष्णुता होता है वो कौन पैदा करता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे स्वार्थ, बी ऑप्शन यहाँ पे प्रमार्थ, सी ऑप्शन है द्वेष, डी ऑप्शन यहाँ पे प्रसन्नता। तो यहाँ पे देखिए जो असहिष्णुता होता है वो कौन पैदा करता है, तो असहिष्णुता हमेशा द्वेष पैदा करता है, जलन पैदा करता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बच पाए हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसके सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे Cu यानी कॉपर, बी ऑप्शन यहाँ पे Ag यानी चांदी, सी ऑप्शन है यहाँ पे S यानी यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है Br यानी यहाँ पे क्या होता है ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य के प्रकाश में हम रख दें तो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख दें तो हमें क्या मिलता है, Ag यानी क्या मिलेगा, हम लोग को चांदी मिलेगा, सिल्वर मिलेगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। जो मंगू थी उसे यहाँ पे देखिए कहाँ लोग भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। ए ऑप्शन है गौशाला में, बी ऑप्शन है पाठशाला में, सी ऑप्शन है कारागार में, डी ऑप्शन यहाँ पे अस्पताल में। जो मंगू थी वो बचपन से ही पागल थी। तो यहाँ पे देखिए जो मंगू थी उसे लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में यहाँ पे भर्ती होने की सलाह दे रहे थे। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग हमें कमेंट करके अभी बता दीजिए कि आप 30 प्रश्न में से कितना सही किए हैं। उसका हम नाम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है। यहाँ पे बताना है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा
शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे श्वसन, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तेजनशीलता। तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लगे आपको, तो वो हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ए बी सी ऐसे आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, पूरा आप लोग लिख के यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। और जो भी बच्चे यहाँ पे 30 प्रश्नों में से जितना भी सही किए हैं तो आप लोग प्लीज़ हमें बता दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक भी कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो 10वीं में तैयारी करते हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और 12 बजे सब्जेक्टिव क्लास होगा तो सब्जेक्टिव क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।